हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणा के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय का एक ओवरव्यू ले लेते हैं या एक सारांश के रूप में इसको कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जल्दी से इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था और क्या क्या हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी परिभाषा हमने दी थी और इसकी परिभाषा हमने इस तरीके से दी थी कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के समग्र योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें हमने देखा था कि हमने सबसे पहले एक देश की बात करी, फिर हमने एक वर्ष की बात करी। भारत के लिए हमने बताया था कि ये एक वर्ष या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है और इसमें अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को इसमें शामिल किया जाता है। ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि इसमें अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। फिर इसके संबंध में हमने कुछ इसकी मूलभूत अवधारणाएं देखी थी या बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि राष्ट्रीय व घरेलू क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय का मतलब देश के सामान्य निवासी से है, भले ही वह हमारे देश में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। जिनके पास भी हमारे देश की नागरिकता है वह देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे। घरेलू का मतलब हमने ये निकाला था कि जो भी देश की टेरिटरी या देश की सीमा के अंदर रह रहे हैं, भले ही वे देश के निवासी हैं या नहीं हैं, या दूसरे देश के निवासी भी अगर हमारे देश में रह रहे हैं तो वह उस देश के घरेलू निवासी कहलाएंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि अगर हमें घरेलू दे रखा है और घरेलू आय दे रखी है और हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को उसमें जोड़ देते हैं, या फिर हमें राष्ट्रीय आय दे रखी है और घरेलू निकालनी है तो हम राष्ट्रीय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं। जो हमने देखा था विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है वह हमारे देश के निवासियों और दूसरे देश के निवासियों की आय का अंतर है। फिर हमने कहा था कि n = D+NIF है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में शॉर्ट रूप में कह सकते हैं तो इसका n का मतलब है नेशनल इनकम, D का मतलब है डोमेस्टिक इनकम और NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। फिर इसके बाद में हमने देखा था सकल आय और शुद्ध आय में क्या अंतर होता है। तो हमने देखा था कि जो इन दोनों का जो बेसिकली अंतर होता है वो डेप्रिसिएशन या घिसावट होता है। घिसावट के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। अगर हमें सकल आय दे रखी है और शुद्ध आय निकालनी है तो हम सकल या ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, और इसी तरीके से अगर हमें शुद्ध आय दे रखी है और सकल आय निकालनी है तो शुद्ध आय में हम घिसावट को जोड़ देते हैं। तीसरा हमने देखा था बाजार कीमत और साधन लागत क्या है, इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो अगर हमें बाजार कीमत निकालनी और साधन लागत दे रखा है तो इसमें हम अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं और आर्थिक सहायता को इसमें घटा देते हैं। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि अगर हमें बाजार कीमत हमारी दी हुई है और हमें साधन लागत निकालनी है तो हम उसमें अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे और इकोनॉमिक सब्सिडी को उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद हमने देखा था कारक आय तथा हस्तांतरण आय क्या है और इसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया था। साधन आय इसके बारे में देख लिया। फिर इसके बाद में हमने देखा था विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और जो घिसावट है वो क्या है। हाँ, फिर हमने जो भी घिसावट है उसके घटकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। फिर हमने जो राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाएं थी उसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया था। कुछ सबसे पहले हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में देखा, उसके बाद में हमने जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बारे में देखा, फिर हमने एनएनपी एट मार्केट प्राइस के बारे में देखा कि इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हमने बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको ही हमने कहा था कि इसको ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में देखा, इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हमने राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रायोज्य आय के बारे में देखा।
उसके बाद में हमने देखा कि राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर होता है। इनके बेसिकली हमने इनके बीच में 3 अंतरों को देख लिया था कि राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक आय और निजी आय दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक आय को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को शामिल किया जाता है। उसके बाद में हमने राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में भी अंतर देख लिया था। इसमें बेसिकली 5 अंतर थे, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने राष्ट्रीय आय के जो माप की विधियां थी, इसकी 3 विधियां थी, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों के बारे में देख लिया था। उत्पाद विधि में अंतिम वस्तुओं तथा उत्पाद की मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। फिर हमने मूल्य वृद्धि के बारे में देख लिया था, मूल्य वृद्धि क्या है, इससे संबंधित क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। आय विधि के अंतर्गत जहां हम उत्पाद ले रहे हैं, यहाँ पर जो भी उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में जो भी भुगतान किया जा रहा है आय के रूप में, उसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्राचलन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। फिर इससे संबंधित क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो हमने देख ली थी, क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है वो हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में हमने व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हमने बताया था कि अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर जो भी खर्च किया जाता है, उसको हम इस विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। इसमें हमने निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात को लिया था। इन चारों को जोड़कर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो गई थी और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमने राष्ट्रीय आय निकाल ली थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय में प्रचलित कीमतें और स्थिर कीमतों पर किस तरीके से गणना की जाती है। तो इन दोनों के बारे में ही हमने डिटेल में देख लिया था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।